बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे लेसन नंबर 10। ये जो हमारा लेसन नंबर 10 और जो लेसन नंबर 11 है ना, इसमें सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स बताए हुए हैं। जिन्होंने पहले सोशियोलॉजी पढ़ी हुई है, सोशियोलॉजी 101 स्पेसिफिकली जिन लोगों ने पढ़ी हुई है, उन लोगों को तो कुछ नो हाउ होगी भी सही इन पर्सपेक्टिव्स की। तो यहाँ पे वो दोबारा जो पर्सपेक्टिव्स है ना वो रिवाइज हो जाएंगे 10 और 11। उसके बाद लेसन नंबर 12 से जो है ना पाकिस्तान का कल्चर स्टार्ट हो रहा है कि किस किस्म के खाने हैं, क्या ड्रेसिंग है, क्या ज़बान है, क्या बोलते हैं, कौन सा रिलीजन है, वो सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। तो ये मिड सेक्शन जो है ना ये ओवरऑल बहुत ज़्यादा ईजी है, लेकिन जो फाइनल वाला जो सेक्शन है ना आप लोगों का SOC 404 का, उसमें लास्ट लास्ट वाले कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिसमें परसेंटेजेस बहुत ज़्यादा हैं, पॉपुलेशन की हो गई और इस तरह से वो परसेंटेजेस भी बहुत ज़्यादा हैं और डेट्स भी बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा डेट्स और परसेंटेजेस हैं। तो मैंने जो फाइनल टाइम के जो लेक्चर्स जो मैंने रिकॉर्ड किए हैं ना, उसमें मैंने वो बता दिया है कि कौन कौन सी डेट्स करनी है और कौन कौन सी परसेंटेजेस करनी है। जस्ट उन्हीं में से पेपर आता है, आप लोगों ने वो सारा नहीं करना। तो आप लोग जब फाइनल टर्म के वो लेक्चर सुनेंगे तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी फाइनल टर्म की प्रिपरेशन के लिए। आज हम लोग अपना लेसन नंबर 10 पढ़ते हैं, सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। सबसे पहले तो हम लोग ये देखते हैं कि सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स होते क्या हैं। पर्सपेक्टिव का मतलब होता है आप लोगों का दुनिया को देखने का अंदाज, आप लोगों का नज़रिया, यानी कि कोई ऐसा लेंस, कोई ऐसी चीज़ जिसके थ्रू आप लोग दुनिया को देखते हैं, आप लोगों की आउटलुक क्या, किसी चीज़ को जो आप लोग परसीव करते हैं वो आप लोगों के पर्सपेक्टिव्स में आता है। तो सोशियोलॉजिकल का मतलब क्या होता है कि जो सोसाइटी होती है उसके बारे में आप लोगों के क्या नज़रिया आता है, क्या कैसा फ्रेमवर्क आप लोग सोसाइटी का अम, जो वो डिटर्मिन करते हैं, तो वो आप लोगों के सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स होते हैं। यहाँ पे डेफिनेशन भी दी हुई है कि जितने भी हमारी सोसाइटी में जितने भी ऐसे पैटर्न्स जो किसी भी बहुत सारे लोगों की या किसी एक बंदे की लाइफ पे असरअंदाज होते हैं, जिनको इन्फ्लुएंस करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स कहते हैं। ये हम लोगों के MCQs में भी लाइन आती है, इसको आप लोग हाईलाइट कर लें। अब सोसाइटी जो है वो कैसे इन्फ्लुएंस करती है लोगों के तजुर्बात को, जो भी उस सोसाइटी के अंदर रह रहे होते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव कहते हैं। सी राइट मिल्स हैं, ये सोशियोलॉजिस्ट हैं, ये सबसे पहले सोशियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने सोसाइटी के वो जो एक इमेजिनेशन के बारे में लिखा था। वो कहते हैं कि सोशियोलॉजी का टास्क ये होता है, सोशियोलॉजी का मेन मकसद ये होता है कि जितने भी इंडिविजुअल्स के अपनी सोसाइटी के साथ जो रिलेशनशिप होता है, हम लोग उस रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड करें। शुरू शुरू में जो सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव था वो बहुत ही सिंपल था कि लोग ना इस बात को बहुत ज़्यादा प्लेयर फील करते थे कि दूसरे लोगों को जो है वो देखना कि कैसे जो है ना सोसाइटी लोगों की ज़िंदगियों को अफेक्ट करती है, यानी कि सोसाइटी कैसे लोगों की ज़िंदगी के ऊपर असरअंदाज होती है, सिर्फ इस चीज़ को देखा जाता था पहले। लेकिन बाद में सोशियोलॉजिस्ट ने अपनी इस क्यूरियोसिटी को ना कन्वर्ट कर दिया कि हमें सिस्टमेटिकली पूरे एक सिस्टम के थ्रू हम लोगों को स्टडी को लेकर चलना चाहिए और हमें ये देखना चाहिए कि हमारी सोसाइटी लोगों के एक्सपीरियंसेस को कैसे इन्फ्लुएंस करती है। यानी कि लोग जो सोसाइटी में जो कुछ देख रहे होते हैं वो क्या देख रहे होते हैं, यानी कि वो कैसे सोसाइटी को एक्सपीरियंस करते हैं, कैसे सोसाइटी को देखते हैं, ये उन्होंने कहा था कि हमें ये चीज़ स्टडी करनी है। सोशियोलॉजी को उन्होंने कहा था, मिल्स जो थे वो ये कहते हैं कि जो सोशियोलॉजी के हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं अगर हम ये देखना चाह रहे हैं कि सोसाइटी कैसे हमारी ज़िंदगियों को शेप आउट करती है। तो ये साइंटिस्ट के नेम आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद रखना है कि कौन से पहले सोशियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन दिया था। उसके बाद आगे ये कंसेप्ट है कि प्राइवेट ट्रबल्स होती हैं कुछ और कुछ होते हैं पब्लिक इश्यूज। प्राइवेट ट्रबल्स यानी कि जिसको हम लोग पर्सनल ट्रबल्स होते हैं, वो ऐसी डिफ़िकल्टीज़, ऐसी मुश्किलात जो सिर्फ एक बंदे के साथ ही एसोसिएटेड होती हैं, उसको हम लोग पर्सनल ट्रबल्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बंदा बीमार है ना तो उसकी पर्सनल ट्रबल्स होंगी। लेकिन कुछ होते हैं पब्लिक इश्यूज होते हैं, कोई ऐसे प्रॉब्लम्स या ऐसी मुश्किलात जो पूरी की पूरी पॉपुलेशन को अफेक्ट कर रही होती हैं, और उस पॉपुलेशन के साथ जो है यानी कि उस सोशल स्ट्रक्चर के साथ जितने भी लोग अटैच होते हैं उन सबको इन्फ्लुएंस कर रही होती है, वो हमारे पब्लिक इश्यूज होते हैं। अगर हम लोग फॉर एग्जाम्पल पॉवर्टी अगर हम लोग देख लें तो ये जो है ना वो पब्लिक इशू है, बहुत बड़ी बड़ी पॉपुलेशन को ये अफेक्ट करता है। ठीक है, तो ये आप लोगों के MCQs में आती हैं, पर्सनल ट्रबल्स और पब्लिक इश्यूज कौन से होते हैं, और ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आप लोगों से डिफरेंसेस पूछ लेते हैं। सोशियोलॉजिस्ट कहते हैं अपने सोशियोलॉजी को जो अपना इमेजिनेशन यूज करके कहते हैं कि जो हमारी प्राइवेट ट्रबल्स होती हैं ना, यानी कि हमारी एक बंदे के साथ जुड़ी हुई जो मुश्किलात होती हैं, यही जो है ना पब्लिक इशू में कन्वर्ट हो जाती हैं। कि वो इस बात को वो देखते थे कि किसी भी मखसूस लोगों का बिहेव करने का अंदाज़ कैसा होता है। उन्होंने अपनी इमेजिनेशन को जो है उन्होंने इम्प्लीमेंट किया था कि ताकि जो सोशियोलॉजी के जो आंसर, जो क्वेश्चंस हमारे माइंड में आते हैं उसको हम लोग आंसर कर सकें। वो कहते हैं कि जो पर्सनल ट्रबल्स होती हैं जो एक बंदे के साथ जुड़ी हुई होती हैं, उसका मेन ओरिजिन जो होता है ना वो होता है हमारी सोसाइटी की अरेंजमेंट्स के साथ।
ठीक है? यानी कि हमारी सोसाइटी में ऐसी अरेंजमेंट्स होती हैं इस तरीके से कि लोगों को ना अपनी खुद पर्सनली उन लोगों को जो है ना इश्यूज़ का सामना करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों की सोसाइटी में इस तरह की अरेंजमेंट है कि स्कूल में फ़ीस बहुत ज़्यादा है, तो उससे आप पर्सनल ट्रबल्स कितनी ज़्यादा उससे होती हैं। या सोसाइटी का जैसे अरेंजमेंट बन जाता है, हमारी सोसाइटल अरेंजमेंट होती है कि महँगाई कर देते हैं, तो वो हर बंदे के लिए ट्रबल हो जाती है इंडिविजुअल लेवल पे भी, ठीक है? तो इस तरह से होता है कि लोग जो होते हैं ना, जो हमारी जो सोसाइटी में जो ये जो फोर्सेस होती हैं, यही लोगों की ज़िंदगियों को शेप आउट कर रही होती हैं। लोगों की अपनी ज़िंदगियाँ लोग अपनी ज़िंदगियों को खुद नहीं शेप आउट कर रहे, बल्कि सोशल फोर्सेस होती हैं जो लोगों की ज़िंदगी को शेप आउट करते हैं। लोग महसूस करते हैं ये जो सोशल फोर्सेस होती हैं, इनका असर अपने ऊपर महसूस करते हैं अपनी ज़िंदगियों में, लेकिन वो कभी भी ये नहीं जान सकते कि ये जो फोर्सेस हैं किस हद तक हमें अफेक्ट कर रही हैं, यानी कि जो फुल डायमेंशन होता है वो उसके बारे में कभी भी जान नहीं सकते। अम, यहाँ पे आके फिर क्या होती है कि हम लोग सोशियोलॉजी को यूज़ करते हैं, क्योंकि फिर सोशियोलॉजी आप लोगों को बताती है कि सोशल स्ट्रक्चर जो है वो कैसे आप लोगों की ज़िंदगी के मुख्तलिफ डायमेंशंस को, मुख्तलिफ पहलुओं को शेप आउट कर रही है। ठीक है? आगे एग्जाम्पल दी हुई है कि ट्रांसलेट कैसे, यानी हमारी पर्सनल ट्रबल्स पब्लिक इश्यूज में कैसे कन्वर्ट हो जाती हैं। बूमिंग जनरेशन और अकॉर्डियन फैमिलीज, ये दो टर्म्स, इसका मतलब ये होता है कि लोग ऐसे करते हैं ना कि वो प्रेफर करते हैं कि जब वो हायर स्टडीज़ जब वो उन्होंने लेनी होती है ना, तो वो कॉलेजेस के लिए, ग्रेजुएशन के लिए अपनी सिटी से बाहर जाके हॉस्टल में रहना स्टार्ट कर देते हैं। एक तो ये होता है कि उनका वो ये सोचते हैं कि इस तरह से हम लोग रोज़ आ जा तो नहीं रह सकते, हमारा खर्चा भी बच जाएगा, और इस तरह से हम लोग जो है ना, स्टूडेंट्स को ये भी होता है कि हम लोग अपना बोझ खुद उठाने के काबिल भी हो जाएंगे। अब पूरी की पूरी जनरेशन जो होती है ना, इस तरह की लिविंग अरेंजमेंट बना लेती है। अब आप लोग खुद देखें तो ये एक पर्सनल ट्रबल है कि दूसरे शहर में जाके रहना, ये है तो पर्सनल ट्रबल, लेकिन ये पब्लिक इशू में कैसे चेंज हो जाएगी कि ये एक ट्रेंड बन चुका है, पूरी की पूरी जनरेशन जाके दूसरी जगह पे जाके रहना स्टार्ट कर देती हैं, जिसकी वजह से पब्लिक इश्यूज पैदा होते हैं कि कुछ इलाकों में ओवर पॉपुलेशन हो जाती है। ठीक है? फिर कुछ पॉपुलेशन में जब लोग ज़्यादा होते हैं, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट के मौके भी कम पड़ जाते हैं, तो अनएम्प्लॉयमेंट भी होती है, तो ये सारी चीज़ें फिर वो हमें देखने को मिलती हैं। हम एक दूसरे लफ्ज़ों में ये भी कह सकते हैं कि लोग महसूस करते हैं कि सोशल फोर्सेस का उनके ऊपर इम्पैक्ट क्या हो रहा है, लेकिन वो कभी भी डायमेंशंस को नहीं देख सकते। वो ये देखते हैं कि हम लोग अगर दूसरे सिटीज़ में मूव कर रहे हैं, तो हमारी ज़िंदगी के ऊपर ज़ाहिर सी बात है हमारी लाइफ रूटीन चेंज तो हो जाएगी, लेकिन वो ये नहीं देखते कि ऐसा करने से पूरी की पूरी पूरे डायमेंशन को नहीं ना देखते कि क्या क्या एडवांटेजेस और क्या क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। अगर आप लोग अनएम्प्लॉयमेंट की अगर आप लोग मिसाल लें, अनएम्प्लॉयमेंट यही होता है ना कि आप काम नहीं ढूंढ पा रहे, ये आप लोगों की एक पर्सनल ट्रबल होती है, यानी कि एक इंडिविजुअल के साथ एसोसिएटेड होती है कि आप लोग काम नहीं ढूंढ पा रहे, आप लोग बेरोजगार हैं। लेकिन आप लोगों की पर्सनल ट्रबल होती है, ये और भी बहुत सारे मसले लेके आती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होते हैं, जो इंसान होता है वो अपनी पहचान भी खो देता है, डिप्रेस रहना स्टार्ट हो जाता है, उसकी अपनी फैमिली के साथ ताल्लुकात भी अच्छे नहीं रहते। ये जो प्रॉब्लम होता है अनएम्प्लॉयमेंट का, ये इतना सिर्फ एक ये नहीं है कि एक बंदे का ये कोई मसला है, ये इतना ज़्यादा डीपर हो चुका है हमारी सोसाइटी के में, ये पूरी सोसाइटी का अब मसला बन चुका है। अनएम्प्लॉयमेंट आप लोगों की सोसाइटी के स्ट्रक्चर में डीपली जड़ पकड़ चुकी है। यहाँ पर सोशियोलॉजिस्ट का इंटरेस्ट है, वो देखते हैं कि कैसे एक बंदे की परेशानी पूरे का पूरा पब्लिक इशू बन जाती है। उसके बाद आगे हम लोग जब पर्सपेक्टिव्स अगर हम लोग रीड आउट करें, तो उसमें सबसे पहला पर्सपेक्टिव है फंक्शनलिज्म पर्सपेक्टिव। फंक्शनलिज्म का मेन फोकस यही होता है कि हम लोगों ने, फंक्शनलिस्ट जो है ना, वो ये कहते हैं हम लोगों ने ये देखना है कि सोसाइटी में हम लोग ऑर्डर कैसे मेंटेन कर सकते हैं, कि हर चीज़ एक ऑर्डर में चले, हम लोग सोसाइटी को स्टेबल कैसे रख सकते हैं। फंक्शनलिज्म हर सोसाइटी के मुख्तलिफ जितने भी पार्ट्स होते हैं ना, उनका वो तज्जिया करते हैं इन टर्म्स ऑफ कि कैसे छोटे छोटे पार्ट्स कंट्रीब्यूट करते हैं पूरी सोसाइटी को स्टेबल करने में। सोसाइटी छोटे छोटे पार्ट से मिलकर बनी होती है, हर पार्ट का अपना कोई फंक्शन होता है जो हर पार्ट कंट्रीब्यूट करता है, जिसकी वजह से होल लेवल पे, बड़े पैमाने पे हमें स्टेबिलिटी देखने को मिलती है। तो ये जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं ना, ये हमारी सोसाइटी के इंस्टीट्यूशंस होते हैं, एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस हो गए, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हो गए, फैमिली इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ये छोटे छोटे पार्ट होते हैं। हर जो भी एक एक हिस्सा होता है ना, ये अपनी ज़रूरियात को, मुख्तलिफ़ किस्म की ज़रूरियात को पूरा करता है, और हर पार्ट के मुख्तलिफ जो है ना इफ़ेक्ट होते हैं हमारी सोसाइटी के लिए। अगर हमारी सोसाइटी का कोई भी एक पार्ट सही तरह से फंक्शन नहीं कर रहा, तो हम लोग उसको डिसफंक्शनल कहेंगे। ठीक है? और हम लोग ये कहेंगे कि अगर एक पार्ट सही नहीं काम कर रहा होता, तो उसकी वजह से दूसरे हिस्से भी अफेक्ट होना स्टार्ट हो जाए, जिसकी वजह से सोशल प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। ठीक है? उसके बाद डिसऑर्गेनाइजेशन पैदा हो जाती है सिस्टम में, हमारे सिस्टम के अंदर फिर ऑर्डर नहीं रहता, नेगेटिव चेंज आने स्टार्ट हो जाते हैं, मनफी चीज़ें होना स्टार्ट हो जाती हैं।
वो जो चेंजेस आते हैं वो कभी कभार अच्छे भी होते हैं, कभी कभार बुरे भी होते हैं। जो चेंजेस बुराई लेके आते हैं ना, वो क्यों ऐसे चेंजेस आते हैं? बुरे चेंजेस तभी आते हैं जब आप लोगों का सोशल सिस्टम स्टेबल नहीं होता। इंस्टेबिलिटी जहाँ भी होगी तो आप लोगों के चेंजेस हमेशा वॉर्स होंगे। इंस्टीट्यूशन जो होते हैं वो लोगों की ज़रूरियात को ज़्यादा अरसे तक पूरा नहीं कर सकते। तो फंक्शनलिज्म इसी बात पे जोर देती है कि हमारी सोसाइटी में कोहिजन होनी चाहिए, आपस में सारी सोसाइटी जुड़ी हुई होनी चाहिए। उसके अलावा जो स्टेबिलिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर देते हैं, और वो फंक्शनलिज्म ये कहती है कि हमारे जितने भी पब्लिक हैं, हमारे जो लोग हैं, वो सारे हमेशा वैल्यूज़ के मुताबिक और मुशावरत से और इत्तेफाक के साथ रहते हैं। फंक्शनलिज्म जो है ना वो ये कहती है। उसके अलावा आगे आ जाते हैं, फंक्शनलिस्ट ये कहते हैं कि हमारी सोसाइटी में तीन तरह के फंक्शंस होते हैं। एक होते हैं मैनिफेस्ट फंक्शंस, ये आप लोगों की शॉर्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों की शॉर्ट में आता है। मैनिफेस्ट फंक्शंस वो कहते हैं कि ये वो फंक्शंस होते हैं जो कि आप लोग स्टेट कर बता देते हैं कि ये फलां चीज़ का मेन फंक्शन यही है, यानी कि किसी भी चीज़ का मेन जो फंक्शन होता है ना वो उसका मैनिफेस्ट फंक्शन होता है। फॉर एग्जांपल जो स्कूल हैं, स्कूल्स क्यों बनाए जाते हैं? लोगों को पढ़ाने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए बनाए जाते हैं ना, तो ये क्या है? उनका मैनिफेस्ट फंक्शन है। इंटेंडेड फंक्शन होता है, यानी कि बिल्कुल सामने हमें नज़र आ रहा होता है, हमारी सोसाइटी में कुछ ऐसी पॉलिसीज़ होती है, कुछ ऐसे प्रोसेसेस होते हैं, कुछ ऐसे एक्शंस होते हैं जिनका जो है ना खुलेआम फंक्शन हमें पता होता है। और वो शऊरी तौर पे और बहुत ही मतलब खुलेआम जो है ना सोसाइटी की फ़ायदे के लिए काम कर रहे होते हैं। अच्छा, ये होते हैं मैनिफेस्ट फंक्शन जो खुलेआम आप लोगों को पता होते हैं, जिस चीज़ के लिए, जिस फंक्शन के लिए कोई चीज़ बनाई जाती है। उसके बाद एक होते हैं लेटेंट फंक्शंस। लेटेंट फंक्शंस वो होते हैं जो आप लोगों को ना ही बताए जाते हैं, ना ही आप लोगों को पता होते हैं, ना ही वो खुलेआम आप लोगों के सामने रखे जाते हैं। लेटेंट फंक्शन जो होते हैं, ये नहीं होता कि जानबूझ के आप लोग वो फंक्शन लेना चाह रहे होते हैं, बल्कि आप लोग जब मैनिफेस्ट फंक्शंस बनाते हैं ना, तो उसके साथ ही खुद ब खुद जो चीज़ें, जो फंक्शंस होना स्टार्ट हो जाती हैं, वो आप लोगों की लेटेंट फंक्शंस होती हैं। लेकिन ये भी बेनिफिशियल होते हैं, यानी कि बेनिफिशियल फंक्शंस जो भी होंगे वो लेटेंट और मैनिफेस्ट फंक्शंस होंगे। फॉर एग्जांपल, मैंने आप लोगों को एजुकेशन सिस्टम की एग्जांपल दिया है। आप लोग स्कूल बनाते हैं, किस लिए बनाते हैं? बच्चों को पढ़ाने के लिए बनाते हैं, वो आप लोगों का मैनिफेस्ट फंक्शन है। लेकिन जब आप लोग स्कूल बनाते हैं तो बहुत सारे टीचर्स को एम्प्लॉयमेंट भी मिल जाती है। आप लोगों ने स्कूल एम्प्लॉयमेंट के लिए तो नहीं ना बनाया, लेकिन मिली तो है एम्प्लॉयमेंट। तो एम्प्लॉयमेंट क्या है? लेटेंट फंक्शंस होते हैं। उसके बाद एक होते हैं डिसफंक्शंस। डिसफंक्शंस वो होते हैं जो अनइंटेंडेड होते हैं, यानी कि आप लोगों ने खुलेआम, आप लोगों को पता भी नहीं होता उसके बारे में, लेकिन वो एक ऐसे हार्मफुल फंक्शंस होते हैं जो मुख्तलिफ चीज़ों के साथ अटैच हुए हुए होते हैं। जैसे अगर आप लोगों ने ऑटोमोबाइल्स बनाए हैं, आप लोगों ने इसलिए बनाया है कि ट्रैवलिंग जो है ना वो आसान हो जाए, लेकिन ऑटोमोबाइल्स की वजह से आप लोगों की जो पोल्यूशन होती है, वो सब कुछ होता है, वो आप लोगों के डिसफंक्शंस में आ जाता है। ये था फंक्शनलिज्म। फंक्शनलिज्म पे फिर बाद में बहुत ज़्यादा जो है ना वो तनकीद की गई थी, क्रिटिसाइज़ किया गया था। क्रिटिसिज्म जो है वो कैसे की गई थी, ये आप लोगों के लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। एक तो ये था कि फंक्शनलिज्म बस उसने यही कहा था कि मुख्तलिफ जो हमारी सोसाइटी में लोग हैं, सारे ये जो मुख्तलिफ जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं, वो मिलके फंक्शंस करते हैं, तो जिसकी वजह से हमारी सोसाइटी जो है वो स्टेबल होती है। लेकिन फंक्शनलिज्म ने बिल्कुल इस बात को इग्नोर कर दिया था कि हमारी सोसाइटी में पावर कुछ हैंड्स में होती है, कुछ में नहीं होती। ठीक है? कोई पावरफुल क्लास होती है, जैसे हाई क्लास होती है। हमारी सोसाइटी में जो इनइक्वालिटीज़ हो रही होती हैं, हमारी सोसाइटी में जो कन्फ्लिक्ट्स हो रहे होते हैं, तसादम हो रही होते हैं, ठीक है? यानी कि यूनिटी नहीं होती कुछ क्लासेस के दरमियान, तो उस इन सारी चीज़ों को फंक्शनलिज्म ने बिल्कुल इग्नोर कर दिया था। उसके अलावा फंक्शनलिज्म ये कहती है कि जो इनइक्वालिटीज़ होती है ना हमारी सोसाइटी में, वो हमारी सोसाइटी में अच्छा जो है ना वो रोल प्ले करती है, यानी कि इनइक्वालिटीज़ के बगैर हमारी सोसाइटी नहीं चल सकती। तो जिसने भी इनइक्वालिटीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी, तो फंक्शनलिज्म उसका डिसएग्री करती है। ठीक है? तो वो जो सोशल इनइक्वालिटीज़ जो सिस्टम में बन जाती हैं, उसको फंक्शनलिज्म कहता है कि ये हमारी सोसाइटी के फेयर होने के लिए बहुत ज़्यादा एक ज़रूरी चीज़ है। उसके अलावा फंक्शनलिज्म ये भी कहती है कि इनइक्वालिटी हमारी सोसाइटी में खुद कंट्रीब्यूट करती है। इनइक्वालिटी आप लोगों को एक ऐसा सिस्टम देती है जिसमें लोग आसानी से वर्क कर सकें और आपस में सॉलिडारिटी को प्रमोट करें। सॉलिडारिटी का मतलब होता है यकजहती। तो फंक्शनलिज्म यही कहते हैं कि जो इनइक्वालिटीज़ होती हैं वो आप लोगों की सोसाइटी में सॉलिडारिटी को प्रमोट करती हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि अगर आप लोगों ने कोई काम करना है तो वहाँ पे कुछ बहुत एफिशिएंट लोगों का होना भी ज़रूरी होता है, लेस एफिशिएंट का होना भी ज़रूरी होता है। फॉर एग्जांपल वो ये कहते हैं कि हम लोग इनइक्वालिटीज़ यही है ना, हमेशा कन्फ्लिक्ट इस बात पे करता है कि हम लोग सब लोगों को एक जैसा पे क्यों नहीं करते। तो फंक्शनलिज्म यही कहते हैं हम सबको इसलिए नहीं पे करते क्योंकि हम लोग सबको जो है ना उसकी अपने एफिशिएंसी के मुताबिक हम लोगों ने पे करना होता है। ठीक है? तो ये फंक्शनलिज्म इनइक्वालिटीज़ के खिलाफ है। वो कहते हैं कि इनइक्वालिटीज़ ठीक है बिल्कुल।
उसके अलावा जो फंक्शनलिज्म है ना, फंक्शनलिज्म स्टेटस का जो होता है ना, मतलब हाई क्लास और लोअर क्लास, इस चीज़ को बिल्कुल एक्सेप्ट करती हैं फंक्शनलिज्म। तो ये क्रिटिसिज्म थी फंक्शनलिज्म की। ओवरऑल ये हमारा आज का चैप्टर हो गया है कंप्लीट। इंशाल्लाह अगले चैप्टर में हम लोग अगले 3 सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स पढ़ेंगे। इसमें से आप लोगों का इंपॉर्टेंट क्या क्या है, एक तो ये आप लोगों को मैंने एमसीक्यूज बता दिया। प्राइवेट ट्रबल और पब्लिक इशू आप लोगों के एमसीक्यूज की, ये जो मैंने आप लोगों को पहले बता दी हैं, ये आप लोगों की आती हैं। उसके अलावा इसके डिफरेंसेस आते हैं आप लोगों के शॉर्ट में। उसके अलावा फंक्शनलिज्म पर्सपेक्टिव आप लोगों के लॉन्ग में वो पूछ लेते हैं। मैनिफेस्ट, लेटेंट और डिसफंक्शंस ये आप लोगों के शॉर्ट में पूछते हैं। और इसके अलावा ये आप लोगों ने याद रखना है कि जो इंटेंडेड और स्टेटेड होते हैं वो मैनिफेस्ट फंक्शंस होते हैं, और जो अनइंटेंडेड होते हैं वो लेटेंट फंक्शंस होते हैं। ये आप लोगों के एमसीक्यूज में बहुत ज़्यादा आते हैं। उसके अलावा फंक्शनलिज्म पे जो क्रिटिसिज्म है, ये आप लोगों के लॉन्ग में भी आती है, और आप लोगों के इसमें से एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा आते हैं। यानी कि वो कौन सा पर्सपेक्टिव है जो अंडरस्टेट कर देता है रोल ऑफ पावर और कन्फ्लिक्ट को, या जो डिसएग्री करता है इनइक्वालिटी की एक्सप्लेनेशन के साथ, तो वो कौन सा होता है, फंक्शनलिज्म होता है। और वो कौन सा पर्सपेक्टिव है जो स्टेटस को एक्सेप्ट करता है, वो भी फंक्शनलिज्म है। वो कौन सा पर्सपेक्टिव है जो इक्वालिटीज़ को प्रमोट करता है, तो वो भी कौन सा है, फंक्शनलिज्म है। ये आप लोगों के एमसीक्यूज में बहुत ज़्यादा इसमें से एमसीक्यूज आते हैं। ओवरऑल दिस चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रीड 2 टाइम्स दिस चैप्टर। और उसके बाद हम आप लोग अगले लेसन की तरफ चलिएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।